जो प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के बैन होने पर शुरू हुआ था, आखिर इतना बढ़ कैसे गया कि मौजूदा प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ा। भीड़ जो है वो इतनी हिंसक हो गई कि करीब 19 से 20 लोग जो हैं वो मारे गए, या फिर जो सुर्खियां हमें दिखाई पड़ रही हैं उनके पीछे की हकीकत कुछ और है। आखिर क्या वजह है कि ओली को इस्तीफा देना पड़ा और अब वो देश छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। माना जा रहा है क्योंकि उनके पास दुबई का वीज़ा है, इसलिए अगर दुबई अलाउ करेगा तो उनका अगला जो पड़ाव है वो दुबई होगा, क्योंकि वो दुबई जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा सूत्रों से अभी पता चल रहा है। तो जो नेपाल में इस तरह से जो हिंसा का जो दौर हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, उसके बारे में जो सवाल हैं वो कई देश पूछ रहे हैं और भारत उन देशों में से एक है। आखिरकार क्योंकि नई दिल्ली ने इस तरह की हिंसा जो है वो सड़कों पर न सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान में भी देखी थी, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या काठमांडू भी जो एक प्रॉक्सी वॉर है अमेरिका के और चाइना के बीच में जो चल रही है, उसके बीच में कहीं फंस गया है। भारत सरकार जो है वो भी बहुत बारीकी से जो स्थिति है नेपाल में लगातार जो बदल रही है उसको नज़दीकी से देख रही है। अगर हम सरकारी सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से ये जो हिंसा का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन सितंबर 2 के आसपास आकर ये तय हो गया कि अब जो वहाँ की सरकार है वो वहाँ पर नहीं टिक पाएगी। यहाँ पर जनसत्ता जो है आपको एक एक करके बताएगा कि जो हिंसा का जो स्तर इतना ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा तो आखिर क्यों बढ़ा। ये जो गुस्सा नौजवानों के बीच में हम देख रहे हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है जो भारत सरकारी फाइलों में दर्ज है। दरअसल भारत सरकार का आकलन है कि ये जो गुस्सा है ये अनगाइडेड क्लास स्ट्रगल है जो काफ़ी समय से वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, और इसके पीछे की जो वजहें हैं, जो मुख्य तौर पर वजह हैं, मुख्य बिंदु जो हैं, भारत सरकार का ये मानना है कि इनके पीछे वही वजह हैं जो एक आम नौजवानों को जो है अक्सर असर करती हैं, जिनमें शिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी, करप्शन और नेपोटिज्म जो है वो शामिल है। तो ये 4-5 वजहें हैं जिसके चलते गुस्सा जो है वो वहाँ पर बढ़ गया। जो गवर्नमेंट की असेसमेंट है, जो सरकारी असेसमेंट है, उनका ये कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो नेपाल का है वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा था। यही नहीं कि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10.7% जो है वो हो चुका है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.2 हो चुका है, और ये जो है इसका असर जो है सीधा वहाँ के आवाम के ऊपर देखा जा रहा था। लोगों को जो है वो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। यही नहीं, 56% स्टेबिलिटी जो है वो उसका वहाँ पर नहीं थी। इसे लेकर भी लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्सा थे। उनका मानना है कि जो म्यूज़िकल चेयर एक चल रहा था प्रचंडा और ओली के बीच में, इसे समाप्त करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो डिसीजन मेकिंग पर भी दिखाई पड़ रही थी, जिसके कारण जो फैसले हैं जो सरकारों को लेने होते हैं वो नहीं ले पा रहे थे। तो माना जा रहा है कि जो ये कड़ा गुस्सा जो हमने देखा सड़कों पर वो इसी का नतीजा था। आज मंगलवार को हमने देखा कि जो वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे या फिर कहें जो एजिटेटर्स थे, उन्होंने न सिर्फ जो प्राइवेट रेजिडेंसेस थे प्रेसिडेंट रामचंद्रा पौडेल ओली के और साथ में उनके कई मंत्रियों के जो हैं वो भी जला दिए। जो आइकॉनिक हिल्टन होटल था वो भी एक रूलिंग पार्टी के एक लीडर का ही था, उसे भी वहाँ पर जला दिया गया। तो ये जो हैव और हैव नॉट्स के बीच की एक जो दूरी थी उसे कम करने के लिए भी ये जो एजिटेशन है वहाँ पर हुआ। इंटरेस्टिंगली हमने ये भी एक बात जो है वो देखी, जो केंद्र सरकार का मानना है, जो भारत सरकार का मानना है कि सोमवार को हमने देखा था कि जो सरकारी तंत्र है वो इन एजिटेटर्स को पुशबैक कर रहा था, चाहे वो पुलिस हो फिर चाहे वो आर्मी हो। लेकिन मंगलवार को ये पुशबैक जो है वो देखने को नहीं मिला, जिसके चलते वहाँ पे लोगों की जो जान है वो नहीं गई, जिससे ये आंकलन लगाया जा रहा है कि अब एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है वहाँ की पुलिस और वहाँ की सेना की इन एजिटेटर्स के साथ, ताकि वो भी चाहते थे ये जो बदलाव नेपाल में हमें देखने को मिल रहा है वो हो। और साथ में जो तीसरी एक वजह जो है वो बताई जा रही है वो ये है कि करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी,
के बीच में जो एक बार बार मांग उठ रही है वो है कि अब दोबारा से जो रीइंस्टेटमेंट ऑफ मोनार्की है वो वहाँ पर जो इसकी आवाज़ जो है वो अब सुनाई पड़ रही है। तो क्या ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए या एक गलत खबर है भारत के लिए, इसका भी हम आंकलन कर लेते हैं, क्योंकि हमने जितने भी सीनियर ऑफिसर्स से जब बात की तो उनका कहना था कि ये अगर वहाँ पे मोनार्की दोबारा से इस्टेब्लिश होती है तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो ओली सरकार थी उसकी जो नज़दीकियाँ थी वो चीन के साथ जो थी वो जग जाहिर थी। साथ में ये भी देखने को मिला है कि जब ओली सरकार ने निज़ाम संभाला था उसके बाद से उसकी नज़दीकियाँ जो हैं वो चीन के साथ ज़्यादा हो गई थी, बजाय इसके जो उनका एक भारत जो देश जिसके साथ वो पहले नज़दीकियाँ उसकी थी वो जो थी वो ख़त्म हो गई थी। शायद यही वजह रही होगी कि जब सोशल मीडिया ऐप्स भी वहाँ पर बैन की गई थी तो सारी ऐप्स जो हैं वो वहाँ पर बैन कर दी गई थी, बजाय सिर्फ टिकटॉक जो ऐप थी वो वहाँ पर जो है वो चल रही थी। तो अब यहाँ पर जो भारत सरकार है वो एक नज़र जो है अभी वो फ़िलहाल वहाँ पर बनाए हुए है कि वहाँ पर हालात कैसे हैं। साथ में ये भी हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक एडवाइज़री जो है वो जारी की है जिसके मुताल्लिक उसने अपने नेशनल्स को आगाह किया है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं और वो अपने आप को सुरक्षित रखें। तो भारत सरकार की अब दो ही प्राथमिकताएं हैं, एक है कि एम्बेसी वहाँ पर चलती रहे और दूसरी ये है कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हें किस तरह से वो सुरक्षित रखे। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि लोग जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनका ये कहना है, कई सरकारें सवाल पूछ रही हैं, कई नौकरशाह ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि नेपाल में जो गड़बड़ी हुई वो तब हुई जब वहाँ के ओली साहब जो हैं वो भारत आने वाले थे सितंबर में, और जब भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें जो है एक है खटास जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये सवाल जो हैं वो आम तौर पर कूटनीति के लिहाज से भी अब पूछे जा रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।